तू क्यों अरेंज मैरिज कर रही है? मेरी तरह लव मैरिज क्यों नहीं कर लेती? शादी के बाद तू कैसे घर संभालेगी? तू किसी को नहीं जानती होगी, वहाँ कोई तेरा साथ नहीं देगा। मुझे देख, मैं लव मैरिज कर रही हूँ। हाँ, मेरी सास थोड़ी मुझसे नाराज है, पर मेरा साथ देने के लिए मेरा पति तो है। ईशा, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, रिश्ता तय हो चुका है, अब तो मैं उसी से शादी करूंगी। मेरे माता पिता ने कुछ सोच समझ कर ही वो रिश्ता तय किया होगा। इतना बोलकर दोनों दोस्त सब्जी लेकर घर जाते हैं और बहुत जल्द उन दोनों की शादी एक ही मोहल्ले में हो जाती है। क्योंकि ईशा का ससुराल अमीर था, इसलिए उसका 2 मंजिल का मकान था, तो वहीं गरीब काव्या का छोटा सा घर था जिसमें एक कमरा और उसी में छोटा सा किचन था। शादी के बाद दोनों ही सहेलियों के एक साथ पहली रसोई होती है। माँ जी, आज मैंने पहली रसोई में दाल मखनी, नान, कढ़ाई और पनीर बनाया है। इतने आइटम बना लिए तो एक खीर भी बना लेती। माँ बाप ने सिखाया नहीं कि पहली रसोई में मीठा बनाना जरूरी होता है? माँ, आप तो बेकार ही नाराज हो गई। आपको तो शुगर है, आप तो वैसे भी मीठी चीज खा ही नहीं पाती, इसलिए मैंने ही ईशा को मना किया था कि मीठे में कुछ नहीं बनाए। और आपने भी तो उसे कुछ नहीं बताया था। अगर आप उसे कुछ बता देती तो वो शुगर फ्री आपके लिए खीर बना देती। क्यों ईशा? ईशा की तरफ से सूरज को बोलता देख आशा मुंह बना लेती है और अपनी बहू के हाथ में शगुन के तौर पर सोने का हार पकड़ाकर अपने कमरे में चली जाती है। ये देख ईशा बहुत खुश होती है और वो हार दिखाने के लिए एक थाल में थोड़ा सा खाना निकालकर सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपनी गरीब दोस्त काव्या के घर जाती है, जहाँ पूरा गरीब परिवार नीचे चटाई बिछाकर खाना खा रहा था और पूजा खाने के पतीले लिए बैठी थी। बहू, खाना तो तुमने सच में बहुत अच्छा बनाया है। ये लो मेरी तरफ से 100 रुपए, तुम्हारी पहली रसोई का इनाम। और मेरी तरफ से 151 रुपए। माफ करना, लगता है मैं गलत समय पर आ गई। बेटा, तुम तो हमारी बहू की दोस्त हो ना, तुम दोनों की शादी तो एक साथ ही हुई थी। आओ बैठो, तुम दोनों बातें करो, हमारा खाना बस हो गया, हम वैसे भी बाहर ही जा रहे हैं। ईशा को देख पूरा परिवार खाना खत्म करके बाहर चला जाता है और दोनों दोस्त बैठकर बातें करती हैं। देख, आज मैंने खाने में क्या क्या बनाया, सोचा थोड़ा सा तुझे भी दे दूं। और ये हार देख रही है मेरे गले में, ये मेरी सास ने मुझे मेरी पहली रसोई में दिया है। अच्छा लग रहा है ना? इसीलिए कह रही थी मैं तुझे कि तू भी लव मैरिज कर ले। पता है तुझे, आज मेरी सास थोड़ी सी मुझ पर नाराज हुई तो सूरज ने मेरा साथ दिया। देखना, तू इसी तरह धीरे धीरे सूरज का साथ पाकर मैं अपनी सास की नाराजगी भी खत्म कर दूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है ईशा कि सूरज तेरे साथ है। वो सब तो ठीक है, पर मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है। भला पहली रसोई में नई बहू को 100 रुपए कौन देता है? और तेरे पति ने भी कुछ नहीं बोला। ऐसा नहीं है ईशा, उनसे जितना हो सका उन्होंने मुझे दिया, मैं खुश हूँ। इस तरह ईशा काव्या से मिलकर अपने घर वापस आती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन सूरज डायमंड की रिंग ईशा को एज अ वेडिंग गिफ्ट देता है। कैसी लगी ये डायमंड रिंग? ये तो बहुत प्यारी है, मैं अभी अपनी दोस्त को दिखा कर आती हूँ। अपनी वेडिंग गिफ्ट देखकर ईशा बहुत खुश होती है और एक बार फिर अपनी दोस्त को जलाने के लिए सीढ़ियों से उतरकर नीचे अपनी गरीब दोस्त के घर जाती है। जानती है, ये डायमंड रिंग, ये वेडिंग गिफ्ट है, सूरज ने दिया है मुझे। तेरे पति ने क्या दिया दिखा मुझे? उन्होंने तो सिर्फ मुझे ये चांदी की बिछिया दी है और मुझे उनका ये तोहफा भी बहुत पसंद आया। सच में काव्या, तेरा कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए कहती थी लव मैरिज कर। पति साथ रहेगा तो सब मिलेगा। देख मैं कितनी खुश हूँ, शादी के बाद सूरज मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ईशा, ऐसा नहीं है, दिवाकर भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, वो तो दिख रहा है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, शाम हो रही है, मेरी सास को 7 बजे से पहले खाना खाना होता है। इतना बोलकर ईशा अपने घर जाती है और 7 बजे से पहले खाना बनाकर अपनी सास को देती है। पर फिर भी आशा खुश नहीं होती। समय यूं ही बीतता है और एक दिन अपनी सास को खुश करने के लिए ईशा अपनी सास के लिए बड़ी मुश्किलों से छत पर चूल्हे की रोटी और उड़द की दाल बनाती है, पर उससे वो खाना नहीं बन पाता और आशा मौके का फायदा उठाकर सूरज के कान भरने लगती है। देख ले बेटा, तू तो बड़ा कहता था कि तेरे होने वाली बीवी ऐसी है वैसी है, पर देखा, आज तक वो मुझे मेरी पसंद का खाना नहीं खिला सकी। इतने दिनों बाद चूल्हे की भी रोटी बनाई, वो भी जला दी। अब क्या मैं इसके हाथ का ये जला कटा खाना खाऊं? माँ जी, मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है, इसीलिए थोड़ी जल गई। सूरज, माँ जी को बताओ ना कि मुझे इतना सब कुछ बनाना नहीं आता, धीरे धीरे मैं सब बनाना सीख जाऊंगी। ईशा, मैं हर वक्त माँ को तो नहीं समझा सकता, कुछ चीज तुम्हें भी समझनी होगी। और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? मुझे और भी काम होते हैं। सूरज ऑफिस और घर दोनों से परेशान होकर ईशा को डांट कर चला जाता है। सूरज की ऐसी बातें सुनकर ईशा रोने लगती है। समय यूं ही बीतता है और धीरे धीरे ईशा और सूरज के बीच में दरारें आने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन, देख ली मैंने तेरी पसंद की लड़की, ना समय पर खाना देती है ना ही दवाई देती है। सुबह के 9 बज गए, अभी तक घोड़े बेचकर सो रही है। अगर मेरी पसंद की लड़की आई होती तो पूरा घर संभाल चुकी होती अब तक। अपनी माँ की बातें सुनकर सूरज का गुस्सा बढ़ जाता है और वो कमरे में जाकर गुस्से में ईशा के ऊपर चिल्लाने लगता है। सूरज की आवाज सुनकर ईशा उठकर बैठी है। अगर आंखें खुल गई हैं तो एक बार समय भी देख लो। सही कहती थी माँ, गलती करी मैंने तुम जैसी लड़की से शादी करके। मुझे तुमसे नहीं, माँ की पसंद की लड़की से शादी करनी चाहिए थी। अगर आज माँ की पसंद की लड़की इस घर में आई होती तो मुझे हर टाइम घर में चिक चिक नहीं सुनने को मिलती। ऊपर से तुम्हारा मैं कितना ही साथ क्यों ना दे दूं, पर तुम लापरवाही की लापरवाही रहोगी। सूरज, तुम बदल गए हो, तुम्हें मेरे एफर्ट्स नजर नहीं आ रहे। मैं हर दिन माँ जी को मनाने की कोशिश करती हूँ, पर उनकी नाराजगी खत्म ही नहीं हो रही। और रही आज लेट उठने की बात, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने तुम्हें रात में भी बताया था, पर तुमने एक बार भी मुझसे मेरी तबीयत का नहीं पूछा और यहाँ पर आकर मुझ पर चिल्ला रहे हो। इस तरह ईशा और सूरज के बीच लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं और ये देखे आशा को बहुत अच्छा लगता है। समय यूं ही बीतता है। अब दोनों दोस्त 7 महीने की गर्भवती होती हैं। ऐसे ही एक दिन जब सूरज हॉल में बैठकर अपनी माँ के साथ टीवी देख रहा होता है तो ईशा आती है। सूरज, आज तुम घर में हो तो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, आज मुझे डॉक्टर ने बुलाया था। घर में हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी तरह खाली बैठा रहता हूँ। दवाई तो लेने जानी है। माँ के साथ चले जाओ या अकेली चली जाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है?
अरे बेटा मुझे मत बोल इसके साथ कहीं जाने को, इसके नखरे ही खत्म नहीं होते और मैं तो खुद बीमार हूँ। सूरज और अपनी सास की बातें सुनकर ईशा अपनी रिपोर्ट लेकर खुद आराम आराम से सीढ़ियां उतरती है और बाहर आती है तो लड़खड़ा जाती है और ये सब घर के बाहर खड़ी काव्या की नंद देख लेती है और वो जल्दी से जाकर ईशा का हाथ पकड़ लेती है और घर के बाहर खड़ी काव्या और शांति ईशा से कहती है, बेटा तुम्हारा 7वां महीना लग चुका है और तुम अकेली हॉस्पिटल जा रही हो। हाँ वो माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है और सूरज जी थोड़ा ऑफिस का काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं काव्या, मैं भी हॉस्पिटल ही जा रही हूँ। चलो आज हम दोनों दोस्त एक साथ डॉक्टर के पास जाएंगे, वैसे भी हम दोनों का हॉस्पिटल पास में ही है। शीतल तुम भी हमारे साथ चलो। माँ जी ईशा के साथ डॉक्टर के पास चली जाएंगी, तुम मेरे साथ रहना। अब ईशा काव्या और उसकी सास के साथ डॉक्टर के पास जाती है और शाम को घर आती है और सीढ़ियां चढ़कर जब ऊपर जाती है तो फैला घर देख सूरज से शिकायत करती है, सूरज आई एम प्रेग्नेंट, डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए बोला है और तुम हो जो पूरा घर फैला देते हो। देख ले बेटा अपनी पसंद की शादी का नतीजा, कैसे तुझ पर चिल्ला रही है। ये सब सुन सूरज को गुस्सा आता है और वो ईशा को थप्पड़ मार देता है। हाँ मैंने घर फैलाया है और अगर मैंने फैलाया है तो इसे तुम ही ठीक करोगी क्योंकि यही तुम्हारा काम है, समझी। सूरज ईशा पर पहली बार हाथ उठाकर अपनी माँ के साथ बाहर चला जाता है। बेचारी ईशा अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी होकर रोने लगती है और उसकी नजर अपनी गरीब दोस्त पर पड़ती है जहाँ सभी रिपोर्ट देखकर काफी खुश होते हैं। चलो सब कुछ ठीक है बहू, तुम बस आराम करना। भाभी अब बस आप आराम करना, मैंने पापा ने भैया ने और माँ ने हमारे काम बांट लिए हैं। मेरी गरीब दोस्त कितनी खुश है, उसका फैसला बिल्कुल सही था। इस तरह ईशा अब काफी डिप्रेशन में रहने लगती है। अब उससे कोई काम नहीं होता। ऐसे ही एक दिन जब ईशा रसोई में खाना बना रही होती है तो उसे उल्टी होने लगती है और उसकी उल्टियां आशा साफ करते हुए अपने बेटे को भड़काती है। देख रहा है बेटा, घर में बहू आती है तो सास का ख्याल रखती है, पर मुझे तेरी बीवी की उल्टियां साफ करनी पड़ रही हैं। माँ जी आप मेरे पति के कान क्यों भर रही हैं? आप जानती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसी हालत में अगर आप लोग मेरा ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। ईशा की बात सुनकर सूरज को गुस्सा आता है और वो एक बार फिर ईशा को मारता है। मेरी माँ से तुम जुबान चला रही हो? शादी से पहले तो तुमने बड़े वादे किए थे, मेरी माँ को अपनी माँ की तरह रखोगी और अब मेरे ही सामने मेरी माँ को उल्टा जवाब दे रही हो। उस दिन अपने पति का एक और थप्पड़ खाकर ईशा रोती हुई सीढ़ियां उतर कर अपनी दोस्त के घर जाती है जहां वो देखती है कि काव्या बेड पर लेटी आराम कर रही है, उसके नंद उसके पैर दबा रही है, सास बच्चे के लिए कपड़े सिल रही है तो वहीं ससुर और पति खाना बना रहे हैं। अरे बेटी तुम आओ बैठो, तुम भी गर्भवती हो, आराम कर लो। मैंने काव्या के लिए पोषक हरी सब्जियां बनाई हैं, साथ में सूप भी है, बस रोटी बन गई, तुम दोनों सहेलियां आराम से खाना। अरे बेटा जल्दी रोटी बेलना, ये सिक गई। ईशा कुछ कह पाती है इससे पहले ही उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। ये देख शीतल भागती हुई ईशा के घर जाती है और दरवाजा पीटती है, पर आशा के घर का दरवाजा खुद खोलती है और ना सूरज को खोलने देती है। गुस्से में घर से गई थी ना, अब बाहर ही रहने दे उसे कुछ देर। दरवाजा न खोलने पर शीतल अपने घर जाती है और विनोद अपनी फैमिली के साथ ईशा को अस्पताल ले जाता है, पर डॉक्टर ईशा के बच्चे को नहीं बचा पाता और कुछ देर बाद जब सूरज और आशा को इस बारे में पता चलता है तो वो रोते हुए अस्पताल आते हैं और ईशा से माफी मांगते हैं। अब क्यों माफी मांग रहे हैं आप? मैंने अपना बच्चा आप दोनों की वजह से खोया है। आप दोनों ने कभी मेरा ख्याल नहीं रखा, मुझ पर हाथ उठाया। आप लोगों की वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई और आज मैंने अपने बच्चे को खो दिया। अगर आज मेरी गरीब दोस्त और उसका ससुराल ना होता तो शायद मैं जिंदा भी नहीं रहती। इसलिए अब मुझे आप लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना। बहुत जल्द आपके घर डिवोर्स के पेपर आ जाएंगे। ईशा आज तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है और हम तेरे साथ हैं। उस दिन काव्या अपनी दोस्त का पूरा साथ देती है और बहुत जल्द काव्या अपने पति से तलाक लेकर अपनी नई जिंदगी की नई शुरुआत करती है। अब आएगा मजा, अब हो गई ना मेरी बेटी की शादी, अब आराम से उसके बाप के पैसे पर ऐश करूंगी। अब ये सारा पैसा मेरा। तभी वहाँ पर दिव्यांशी आती है जिसकी आहट सुन सुषमा पैसों को ड्रेसिंग टेबल के अंदर रख देती है। माँ मैं आज बहुत खुश हूँ। कौन कहता है कि सौतेली माँ बच्चों को प्यार नहीं करती, क्योंकि आप तो मुझे बहुत प्यार करती हो, तभी तो इतना अमीर और इतना पैसे वाला ससुराल ढूंढा है आपने मेरे लिए। अब कुछ दिन बाद दिव्यांशी की शादी हो जाती है। दिव्यांशी का उसके ससुराल में गृह प्रवेश हो रहा है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह दिव्यांशी अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर अपने पूरे ससुराल वालों को खिलाती है। दिव्यांशी खाना तो तुमने बहुत ही लजीज बनाया है, लेकिन ये सब तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं थी। घर में काफी नौकर हैं जो घर का सारा काम बहुत आराम से संभाल लेते हैं। अब दिव्यांशी अपने पैसे वाले ससुराल में बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। उसे अपने पैसे वाले ससुराल में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं, तभी एक दिन। बहुत दिन हो गए हैं सुषमा, तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक बार दिव्यांशी के ससुराल जाकर उससे मिलना चाहिए? इस बुढ़े को भी ना पानी की तरह बस पैसा बहाना आता है और फालतू में अपनी बेटी के यहाँ जाएगा और ना जाने कितने पैसे उस पर उड़ा देगा। हाँ सोच तो मैं भी रही थी कई दिनों से कि अपनी बेटी से मिल लूं। अब सुषमा और रामवीर दिव्यांशी के ससुराल पहुंचते हैं। दिव्यांशी दरवाजा खोलती है। मम्मी पापा आप यहाँ, बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है आपने, चलिए अंदर आ जाइए। अब सुषमा जैसे ही घर के अंदर घुसती है कि दिव्यांशी के आलिशान ससुराल को देखकर सुषमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वाह बेटी, इतना आलिशान घर, मजे मजे में तो मेरी बेटी को लगता है कुछ ज्यादा ही पैसे वाला ससुराल मिल गया है। तभी सुषमा की नजर हर्ष पर जाती है, जहाँ हर्ष नौकरों को ढेर सारे नोटों की गड्डी दे रहा था। ये रखो तुम लोग, ये तुम्हारे महीने की तनख्वाह ही समझो।
हर्ष सर, ये पैसे तो हमारी तनख्वाह से बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें थोड़े पैसों की और जरूरत थी। तभी हर्ष अपनी पॉकेट से कुछ और पैसों को निकालता और नौकरों के हाथ में देता है। बाप रे, यहाँ तो बस बात बात पर पैसों की बारिश हो रही है। अब कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर घर के नौकर तरह तरह के एक्सपेंसिव पकवान डाइनिंग टेबल पर सर्व करते हैं। ओह गॉड, एक 5 स्टार होटल जितना एक्सपेंसिव खाना मेरी बेटी के ससुराल में खाया जाता है। इसका मतलब तो साफ है कि मेरी बेटी का पति बहुत पैसे वाला है। इससे मेरी बेटी की शादी क्यों हो गई? काश इसको मैंने फंसा लिया होता। कहाँ खोई हुई हो आप सुषमा जी? जब से आई हो तब से बस चीजों को देखते ही जा रही हो। अरे खाना खाइए, खाना ठंडा होने को है। कुछ देर बाद मेहरा परिवार के सभी सदस्य खाना खाकर अपने अपने बेडरूम में आराम करने चले जाते, जहां सुषमा खुद से बातें करते हुए कह रही थी, मेरी बेटी का पति जितना टॉल एंड स्मार्ट है उतना ही ज्यादा पैसे वाला है। अब टाइम आ गया है कि मैं अपने प्यार का जाल अपनी बेटी के पति पर फैला दूं ताकि ये सारा पैसा मेरे नाम हो जाए। अगले दिन सुबह जब रामवीर अपनी बेटी के ससुराल से जाने की बात कर रहा था, वहीं सुषमा, अरे आप जाइए, आपको अपना बिजनेस संभालना होता है, मुझे थोड़ी। मैं अभी अपनी बेटी के ससुराल में थोड़े दिन और रुकूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं माँ। हाँ सुषमा जी, आप इसे अपना ही घर समझिए। आपका जब तक मन है आप तब तक यहाँ रुक सकती हैं। रामवीर सुषमा को छोड़ वहाँ से चला जाता है। दिव्यांशी, मैं क्या सोच रहा था कि तुम सासू माँ के साथ शॉपिंग मॉल चले जाओ। ये लो, ये कुछ 40-50 हजार रुपए और ये क्रेडिट कार्ड है, इससे तुम अनलिमिटेड शॉपिंग कर सकते हो। इतने सारे पैसे देखकर कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है दामाद जी। अब दिव्यांशी अपनी माँ के साथ मॉल में शॉपिंग करने जाती है और शाम को शॉपिंग करके घर लौटती है। अरे तुम लोग आ गए। ये देखो, मैंने ये डायमंड का हार तुम्हारे और सासू माँ के लिए लिया है। बाप रे, डायमंड का हार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा ना दामाद जी? नहीं नहीं, ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, बस यही 8-10 लाख का है। क्या 8-10 लाख आपने एक झटके में खर्च कर दिया? तभी सुषमा अपनी गंदी नीयत से कहती है, एक काम करिए ना दामाद जी, इस हार को आप ही अपने हाथ से पहना दीजिए। हर्ष हार को पहनाने लगता है। दिव्यांशी को थोड़ा अजीब फील होता है। तभी उस रात जब दिव्यांशी अपने पति के साथ अपने बेडरूम में सो रही होती है कि तभी सुषमा वहां पर शॉर्ट नाइटी पहनकर उसके कमरे में आती है।